अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर हमारे पास किसी समस्या के समाधान के लिए 1 घंटे हैं तो मैं 55 मिनट उस समस्या के बारे में सोचने में लगाऊंगा और 5 मिनट उसका हल ढूंढने में लगाऊंगा। ये लाइन ये नहीं बता रहा है कि आप कहाँ कितना समय स्पेंड कर रहे हैं, ये लाइन ये बता रहा है कि क्या कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उसका सही जवाब चाहते हैं तो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप जेई एडवांस का एग्जाम देना चाहते हैं, जेई एडवांस को क्लियर करना चाहते हैं, आईआईटी जेई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले आपको इस एग्जाम को समझना होगा, जेई एडवांस्ड को समझना होगा। और जेई एडवांस्ड को समझना केवल उसके पैटर्न को समझ लेना नहीं है, केवल जेई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो समझ लेना नहीं है। हर किसी को ये पता है कि जेई एडवांस जेई मेन से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जेई एडवांस 12th लेवल पर डिफिकल्ट एग्जाम में से मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में से एक है, ये हर किसी को पता है। लेकिन इसको डिकोड कैसे किया जाए, इसको समझा कैसे जाए, इसका एनालिसिस कैसे किया जाए, इसका स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए, ताकि हम इसमें जो भी समय हमारे पास है, कम समय नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जनवरी जेई मेन के लिए हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। हमारे पास जो भी आगामी 3-4 महीने हैं, अप्रैल तक का तो समय है ही हमारे पास, मई में भी 10-15 दिन हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे जेई एडवांस के लिए जब हम लोग इस एग्जाम को पूरी तरह से समझेंगे। तो चूंकि आप लोग जेई मेन दे चुके हैं और जेई एडवांस की तैयारी शुरू भी कर चुके हैं, कई लोग बोर्ड का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ समय बोर्ड में लगा लूं फिर जेई एडवांस को पूरा समय दे देंगे, दोनों ही सही है। आप बोर्ड को भी थोड़ा सा समय दें क्योंकि बोर्ड में भी 75% मस्ट है। और आप एकदम से जेई एडवांस पे जंप ना करें, जेई एडवांस के लिए रस ना करें, थोड़ा सा स्टेटाइज करें, थोड़ा सा समय खुद को दें, थोड़ा सा समय एग्जाम को समझने में दें और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं। क्योंकि हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने कम मेहनत में बढ़िया स्कोर किया है, और कम मेहनत में बढ़िया स्कोर करने का एक ही तरीका है कि उनका स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव था। तो आज हम लोग बेसिकली जेई एडवांस को समझते हुए और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उस पर बात करेंगे इस वीडियो। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस वीडियो सेशन का एम भी यही है, डिकोडिंग जेई एडवांस एनालिसिस अलोंग विथ स्ट्रेटेजी मस्ट वॉच बिफोर प्रिपेयरिंग। बिल्कुल ये देखकर अगर आप प्रिपेयर के लिए जाएंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे टू स्ट्रेटाइज टू एनालाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये मोस्टली सभी को पता होगा कि हमारा जो जेई एडवांस का एग्जाम है वो आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए है बेसिकली। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए ही करते हैं, कुछ लोग आईआईएससीज में जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 99% स्टूडेंट आईआईटीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर जो भी डेटा यूज करूंगा वो 1 साल पुराना डेटा है जो कि वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वही डेटा हमने लिया है। हो सकता है नए डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखें आपको, लेकिन मोस्टली डेटा यही रहेंगे। इनसे हमें बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाना है, एनालाइज करना है। तो टोटल आईआईटी कॉलेज जो है इंडिया में वो 23 हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे पास जो है वो 18,160 है। इसमें ध्यान रखें, इसमें सारे सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट, इसमें रिजर्व अनरिजर्व सारे सीट्स आ गए है ना। इसको हमने थोड़ा सा आईआईटी वाइज भी एक्सप्लेन किया है कि किस आईआईटीज में कितने सीट्स हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। सबसे ज़्यादा सीट्स अगर आप देखेंगे तो आईआईटी खड़गपुर है ना, एरिया वाइज भी बहुत बड़ा और बहुत पुराने कॉलेजेस में से आता है, लगभग 2000 सीटें, 1919 सीटें। उसके बाद आपका आईआईटी बम्बई लगभग 1300 सीटें हैं, 1360, और आईआईटी दिल्ली 1239। बहुत सारे आईआईटीज हैं जिसमें बहुत सारी सीट्स हैं। आईआईटी रुड़की 1353 सीटें, आईआईटी बीएचयू 1500-1600 सीटें। तो यहाँ से बेसिकली जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि जो पुराने आईआईटीज हैं उसमें ज़्यादा सीटें, आईआईटी कानपुर 1200, पुराने आईआईटीज में लगभग 1000 के आसपास सीटें सब में, लेकिन जो नए आईआईटीज हैं उसमें थोड़े कम हैं, कहीं 250, कहीं 500, कहीं 300, इस तरह से है। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो सीट का है 18,000 सीट्स में से कहाँ क्या है वो आपको एक रफ आइडिया मिलता है। एग्जाम को समझ रहे हैं, अपने गोल को, एम को, उसको समझ रहे हैं बस। अब आते हैं मेन चीजें कि हम जो आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, जी एडवांस्ड को टारगेट कर रहे हैं, उसमें रैंक वर्सेस मार्क्स पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके आगे का पूरा प्लानिंग इसी पर डिपेंड करता है, रैंक वर्सेस मार्क्स। पिछले 16 साल का डेटा, 16 ईयर ट्रेंड एनालिसिस, 2010 से 2025 तक का, रिसेंट जो एग्जाम हुआ 2025 वहां तक का सारा डेटा आपके सामने है ना। रैंक 1 किस पर गई है वो साल दर साल वेरी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहां पर टारगेट करें रैंक 2000। अगर आप 2000 के अंदर हैं तो आप निश्चित रूप से बढ़िया आईआईटी में जा रहे होंगे, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि टोटल 18,000 सीटें तो हैं। तो अगर आप 2000 रैंक के अंदर हैं तो आप बढ़िया आईआईटी में जा रहे हैं, और उसके लिए लगभग हर साल देंगे। 2025 में आपको 50% स्कोर करना था, 24 में 57%, 53, 22 में 40%,
51%, 46% एज एन एवरेज लें तो हमें ये एवरेज मिल रहा है कि लगभग 50% अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपकी रैंक 2000 के आसपास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। इसके अलावा अगर आप टॉप 8000 में टारगेट कर रहे हैं या 10,000 में टारगेट कर रहे हैं तो वहां 33, 40, 34, 25, 31, 29, 35 यानी कि 35%, 33 भी है, एक जगह 40 भी है, तो हम लोग बेसिकली एवरेज मान लें कि 35% अगर आप स्कोर करते हैं। देखें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, अगर आप 35% स्कोर कर लेते हैं जेईई एडवांस्ड में तो आपका रैंक कहीं ना कहीं 8000 के आसपास रहने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 16 साल का ट्रेंड बता रहा है। और अगर आप 55% के आसपास स्कोर करते हैं तो आप टॉप 2000 के आसपास कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। ये पिछले सालों का ट्रेंड बताता है। तो यहां से हमें क्या जानने को मिल रहा है कि अगर जेईई एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या एक आध क्वेश्चन आपसे मिस हो जा रहा है, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, यहां पर यही होता है कि बच्चे गिव अप कर देते हैं। बच्चे तैयारी शुरू करते समय उनका जोश एकदम हाई रहता है, एक्साइटेड रहते हैं, पूरा जी जान लगाते हैं, फिर जैसे उनसे सवाल होना कम होता है वो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, आप अगर मेजोरिटी सवाल छोड़ देते हैं तब भी देखें, अगर आप 40% भी स्कोर कर तब भी आप 4000 के आसपास रैंक लेके आ रहे हैं। तो तैयारी किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बूस्ट करने को सोचना है, हर वीक अपना परसेंटेज बूस्ट करने को सोचना है, उसी तरह से आपका रैंक भी बूस्ट होता जाएगा। लेकिन आप देखें जेईई एडवांस सेलेक्टिविटी का गेम है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने। आप अगर ठीक ठाक क्वेश्चन 50% टारगेट करते हैं, अगर आप 40% भी सही करके आते हैं तब भी आप अच्छी स्थिति में हैं, किसी ना किसी आईआईटी में तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। अभी हम लोग इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा रोड मैप, पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास होगा कि किस तरह से हमें आगे अप्रोच करना है इस एग्जाम के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजुअल्स मिले, है ना, इधर कुछ छिपे ना। अब नीचे देखें ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो हमारा 2026 का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी रुड़की है। तो आईआईटी रुड़की का एक बार डेटा आप चेक कर लेना, उससे मैं ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिनको नहीं पता है, एकेड हेल्प नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है ना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आईआईटी रुड़की में देखें जरा, 15,000 क्वालिफिकेशन के लिए कितना है 30, उसके बाद आप आ जाए 4000 के आसपास, है ना, 4000 44% पे बन रहा है, और 2000 के आसपास आ जाए ना, जो इंपॉर्टेंट 50%, वही है एवरेज, वही रहना है कि 2000 के लिए 50% आपको स्कोर करना है, चाहे कोई भी आईआईटीज कराएं, कानपुर हो, मद्रास हो, गुवाहाटी हो, लगभग यही ट्रेंड रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है कि आपको कितना रैंक टारगेट करना है, उस हिसाब से कितना परसेंट आपको स्कोर करना है, यहां तक कोई संशय है ही नहीं। अगर आप और अच्छा रैंक टारगेट करें, अगर आप अंडर 1000 टारगेट कर रहे हैं तो वही आपका एक्सपेक्टेड परसेंट जो है 10% से बढ़ जाएगा, 50 की बजाय 60 हो जाएगा। अगर आप टॉप 500 टारगेट करें तो बढ़ के 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आप जिस हिसाब से एफर्ट लगाएंगे, जिस हिसाब से परसेंट बढ़ाएंगे, उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 100% क्या 50% स्कोर भी एनफ है, मोर देन सफिशिएंट है 50% इफ यू आर टारगेटिंग आईआईटीज। 50% में तो आपको टॉप के पुराने आईआईटीज मिल रहे हैं, इवन 35-40% पर भी आप अच्छे आईआईटीज में जा रहे हैं, उसमें भी 4000 रैंक तो आपके आ ही रहे हैं। और अगर केवल आईआईटीज में जाना है तो आप 10,000 में भी चले जाएंगे, वो तो आप 30% जो पासिंग मार्क्स हुआ करता था 10th लेवल पे, जिसको पासिंग मार्क्स बोलते हैं, उतने ही परसेंटेज में आप आईआईटीज के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। जी एडवांस क्वालिफाई तो खैर चलिए 20% में ही हो जा रहा है, लेकिन अगर आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि 10,000 तक भी मिल जाता है, कई बार तो 15,000 में भी हमने देखा है बच्चों को आईआईटी जाते हुए, लेकिन वहां पर आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो सारा डेटा वैसे आपके पास है, आप खुद भी ये एनालिसिस थोड़ा कर सकते हैं। तो अब जरा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही है, पीछे हमने परसेंटेज के साथ कंपेयर किया, यहाँ स्कोर के साथ 2025 का प्रॉपर, वहां पर सारे ईयर्स का था, यहाँ पर 2025 का हमने स्कोर के साथ एनालाइज करके सारा डेटा दे दिया है। वो आप मैच कर लेना, वो आप चेक कर लेना कितने स्कोर पे कितना लगभग बन रहा है। इससे आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप 2026 में कितना स्कोर करेंगे तो कितने के आसपास रैंक बन जाएगा। ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जेईई एडवांस एग्जाम को समझना जरूरी है। यहां पर देखें, जेईई मेन में या नीट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस्ड में क्या है कि आपको एक मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स तो क्वालिफाई करना ही है, उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना है, जो कि मैं यहां पर 2025 का डेटा लेके आया हूं। 2025 में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, कैटेगरी वाइज डेटा है, उनको इच सब्जेक्ट में कम से कम 7 मार्क्स चाहिए ही चाहिए।
अगर आपके 7 मार्क्स के कम है किसी भी सब्जेक्ट में, ओवरऑल भले ही आपने 150 स्कोर कर लिया या 180 स्कोर कर लिया, आपने 50% मान लेते हैं स्कोर कर लिया, आप 2000 में सोच रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री बहुत कमजोर था या आपका मैथ बहुत कमजोर था, उसमें आप 5 मार्क्स ही स्कोर कर पाए, तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, आप किसी आईआईटी में नहीं जा रहे। तो इसलिए यहां पर तीनों सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये तो 7 है इस साल का, मैं बच्चों को बोलता हूं कम से कम आप 10 से 15 के बीच मान के चलें, सेफ साइड के लिए आप 15 मान के चलें, है ना। कई साल ये 12 भी गया है, 13 भी गया है, तो 7 है, लेकिन आप 15 मान के चलें सेफर साइड के लिए, फॉर द सेफर साइड, कि मिनिमम स्कोर तो आपको करना ही करना है ना। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये मार्क्स थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है ना। और मिनिमम एग्रीगेट, ये आपका मिनिमम कट ऑफ है कि तीनों सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 74 मार्क्स आपको लाना था 2025 में। इसको मैं बच्चों को बोलता हूँ 90-100 के आसपास मान के चल। तो ये खैर आपको समझ में आ गया, तो वही 33% वाला क्राइटेरिया, अगर आप 100-120 ले आते हैं तो वैसे भी आप 33% में आ गए तो 10,000 के अंदर आ ही गए, है ना। तो उसमें आपको बस सब्जेक्ट वाइज ध्यान रखना है कि आप सारा का सारा फोकस हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री पर शिफ्ट कर दें, आप सारा का सारा फोकस किसी 2 सब्जेक्ट पर शिफ्ट कर दें, और एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स भी क्वालिफाई ना हो पाए, तो इससे आपको बचना है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो लगभग सारे बच्चों को पता है। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे भी आऊंगा और टॉपिक वाइज एनालिसिस पर भी आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप्स वाइज चलते, जैसा कि मैंने बोला था। तो अब सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज पर आ चुके हैं। मस्ट डू टॉपिक्स टू स्कोर हायर इन जेईई एडवांस। अब जैसा कि आपको पता है कि 50% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ये बात हमेशा आपके जहन में रखना है, उसी हिसाब से आगे की हमारी स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि अगर आप 50% स्कोर करते हैं तो आप टॉप 2000 में आ रहे हैं। ये लास्ट 18 ईयर का एनालिसिस है। देखिए लास्ट 18 ईयर में रोटेशन से जो जेईई एडवांस में सवाल आए हैं वो 59। मैं लास्ट ईयर की भी बात करूंगा कि क्या यही पैटर्न 2025 में फॉलो हुआ, उसी से पता चलेगा कि क्या इसी पैटर्न के फॉलो होने का चांस 2026 में है या कितना है। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 56 क्वेश्चन, ये उसी ऑर्डर में है, कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये वेटेज वाइज ही है। इसका मैं ग्राफ भी रखा हूं आगे, वो ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स 43 क्वेश्चंस। इसके अलावा ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है, केमिस्ट्री में भी इसका वेटेज काफी ज्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, आसान चैप्टर जिसको कहते हैं लोग, 40 क्वेश्चन, हाई वेटेज टॉपिक में से। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, देन मैग्नेटिज्म, वेव एंड साउंड, इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क पावर एनर्जी, न्यूक्लियर, ये आपका सीक्वेंस है। तो आपको ये पता चल गया कि कौन टॉपिक, कौन सा चैप्टर हाई वेटेज रखता है, जिसको करना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप लगभग 50% वाली स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे भी कि कैसे और क्या करना है ना। लेकिन ये सब टॉपिक नहीं छूटने चाहिए। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, खास करके जब आप जेईई एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कई टॉपिक आपने मेंस के लिए छोड़ दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन जेईई एडवांस्ड के लिए आप इन सारे टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते। इस पे अभी से मेहनत करना होगा, इस पे अभी से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें तो पूरा गेम ही अलग है। कैसे? पी ब्लॉक जनरली बच्चे जेईई मेन में उतना तवज्जो नहीं देते, नीट में भी नहीं देते, बोर्ड में भी नहीं देते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पी ब्लॉक इज डिलीट हो चुका है जेईई मेन के सिलेबस। लेकिन जेईई एडवांस में मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक में से है। आप पी ब्लॉक किए बिना केमिस्ट्री सोच ही नहीं सकते जेईई एडवांस का। देखिए 75 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। जेईई मेन 2025 में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक से आए, लगभग 3-4 क्वेश्चन है पी ब्लॉक से। तो बिना पी ब्लॉक के आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन सोच ही नहीं सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेन के लिए उस लेवल का पी ब्लॉक नहीं पढ़ा है, क्योंकि पी ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसकी कई सारी चीजें बॉन्डिंग में पढ़ाई जाती है, कई सारी चीजें सॉल्ट में पढ़ाई जाती है। तो पी ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा डोमेन है इसका। तो पी ब्लॉक को आपको हर हाल में एक्सक्लूसिवली और बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है, इसके रिएक्शंस, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज, सब कुछ। उसके बाद दूसरा जो कि लगभग आधा ऑर्गेनिक ही कवर करता है, आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन, बहुत बड़ा टॉपिक है। एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स वाला जो पार्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। नेम रिएक्शन भी सारे इसी में आते हैं, बहुत सारे पीओसी के रिएक्शंस इसमें आते हैं। 74 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट।
उसके बाद ये आप लोगों ने जरूर अच्छे से किया होगा जेई मेन के लिए भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेई मेन में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे गए हैं। और देखें आपके लिए आसान होगा क्योंकि जेई एडवांस में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो आपने इसका थ्योरी जरूर कर रखा होगा जेई मेन के हिसाब से। तो इसमें आपको बस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए हैं, कैसे भूल सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा वेटेज कम हो रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, वो भी हाई वेटेज टॉपिक में से एक। ये सारे हाई वेटेज टॉपिक ही लिखे हुए हैं जिनको आप मिस करने का बिल्कुल नहीं सोच सकते। उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो कोनिक सेक्शन, हमें याद है हमने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेईई मेन से पहले अपने चैनल पर एकेडहेल्प पर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक स्मार्ट रिवीजन सीरीज अमन सर ने लाया था। वो पूरा लोगों ने उसको काफी ज्यादा देखा भी, काफी ज्यादा कमेंट्स भी किए थे अगले पार्ट के लिए। तो कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन। उसके बाद इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर हैं। 3D वेक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर हैं जो यहाँ पर लिखे हुए। अब इनका मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूं। ये देखें हमने ग्राफिकल एनालिसिस किया है इसका, है ना, वही डेटास बस ग्राफ के फॉर्म में दिखाया। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं इधर ताकि आपको दिख जाए। ये फिजिक्स का प्रॉपर एनालिसिस है चैप्टर वाइज। ये रहा आपका केमिस्ट्री का चार्ट जो आपको हमने अभी टेबल के फॉर्म में दिखाया था, उसी को मैं यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए बस। और ये रहे आपके मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जेईई एडवांस जेईई मेन से डिफरेंट क्या डिमांड करता है ना। केमिस्ट्री में तो बिल्कुल अलग गया हो, है ना। अब अभी तक हमने पूरे जेईई एडवांस के पिछले 15 साल का 18 साल का डेटा एनालिसिस किया। अब हम लोग जेईई एडवांस का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा 2025 पे स्पेसिफिक होते हैं। मान लेते हैं आप जेईई एडवांस 2025 में अपीयर हो रहे थे। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आप ध्यान से देखें तो 16 क्वेश्चन तीनों ही सब्जेक्ट में थे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर, है ना। 16 क्वेश्चन तीनों ही सब्जेक्ट में थे। अब बात करें, आप हमेशा ये जहन में रखें कि आपको 50% किसी हाल में स्कोर करना है अगर आप बढ़िया कॉलेज बढ़िया ब्रांच चाहते हैं। फिजिक्स में इजी लेवल के क्वेश्चन थे 4, केमिस्ट्री में इजी लेवल के क्वेश्चन थे 7, मैथमेटिक्स में इजी लेवल के क्वेश्चन थे 8। इजी लेवल के क्वेश्चन मतलब करने लायक, क्योंकि जेईई एडवांस का जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन हो जाए आपसे आसानी से हो जाए, बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, बहुत ज्यादा लेंदी ना जा रहा हो, बहुत ज्यादा कंसेप्ट को मिक्स ना किया गया हो, ऐसे क्वेश्चन को हमने इजी लेवल में रखा है। तो इजी क्वेश्चन 19 थे। अब देखें 48 में से अगर आप इजी वाले क्वेश्चन को चुन चुन के कर लेते हैं तो आपने मान लेते हैं लगभग 19 क्वेश्चन करने लायक थे। आप 19 क्वेश्चन कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है एक आदमी सिली मिस्टेक्स हो जाए, उसको हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे, लेकिन आप 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके अलावा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन था। मैं मान के चलता हूं कि डिफिकल्ट वाला तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, ये 11 तो आप छोड़ ही दें, चुन चुन के छोड़ दें आप, है ना। अगर आपको लगता है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की काफी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो आप छोड़ दें। लेकिन मॉडरेट लेवल में थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपका वो चैप्टर कैसा है। अगर आपने किसी चैप्टर को बहुत बढ़िया से तैयार किया है, उसका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो मैंने जो चैप्टर की लिस्ट आपको पीछे दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको आप इतना अच्छा कर लें कि उनसे मॉडरेट इवन डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को भी आप कर पाए। लेकिन डिफिकल्ट वाला तो अभी मैं हटा ही दे रहा हूं, अभी मान के चलता हूं कि मैंने जो हाई वेटेज टॉपिक बताए हैं उनसे अगर मॉडरेट वाले क्वेश्चन आए तो वो आप जरूर करें, और वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट 50% तो मॉडरेट वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, और 50% मॉडरेट भी कंसीडर करें। देखें आप ये मत सोचें कि हमने 50% मॉडरेट को कंसीडर किया है, हमने 100% डिफिकल्ट वाले को छोड़ा भी है। आपको हर 2 में से एक क्वेश्चन को छोड़ने की फ्रीडम मैं मॉडरेट में भी दे रहा हूं, है ना। यहाँ अगर आप 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 19 + 9 आपने 28 क्वेश्चन कर लिया, और अगर आप यहाँ 24 कर लेते तो भी आप बेहतर स्थिति में थे। आपने 28 कर लिया, आप बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में, क्योंकि फर्स्ट पेपर के बाद थोड़ा सा लोग एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर 4 क्वेश्चन का मार्जिन रखा है, और वो 4 क्वेश्चन का मार्जिन जरूरी नहीं है कि आपके 28 के 28 सही हो, थोड़ा बहुत गलत भी तो हो सकता है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में अगर आपने 28 क्वेश्चन, और अगर आप चुन चुन के इजी वाला किए, चुन चुन के मॉडरेट वाला किए, तो गलती होने के चांसेस को आपने वैसे ही मिनिमाइज कर दिया है, क्योंकि गलती होने का चांसेस डिफिकल्ट वाले में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपको सेलेक्टिविटी आती है
क्लियर दिख रहा है ये एडवांस्ड के एग्जाम में। अगर आपको सेलेक्टिव होना आता है, आपको सेलेक्टिविटी आती है, तो आप बढ़िया करो। इसके बाद हम लोग पेपर 2 को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। ये अपना पेपर 2 है ना, सेम डे 2 शिफ्ट में होता है जेईई एडवांस, आपको पता ही है। इसका डिफिकल्टी लेवल और बाकी चीजें एनालाइज करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे, 16 16 16 48। यहाँ पर देखें इजी क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, इसलिए वहां पर एडवांटेज लेना जरूरी था, लेकिन कोई बात नहीं, डिफिकल्ट वाले भी कम ही, इजी वाले 14। और अगेन मैं मान के चलता हूं अगर इस बार भी आप इसका 50% ही करते हैं तो 13 यहां से 27 आपने फिर निपटा दिए 50%। अब मान लेते हैं आपका 50% स्कोर नहीं भी हो पाया, यहां पर तो दिख रहा है, यहां पर इजी और 50% मोटिवेट करने से दिख रहा है कि आप 50% स्कोर कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं भी हो पाया, 40% भी अगर आप स्कोर कर पाए तो आप IITs तो चले ही जाएंगे। लेकिन मॉडरेट में अगर आप कुछ क्वेश्चन के नंबर बढ़ा सकें, कुछ ज्यादा कर सकें, तो आप और अच्छे IITs में जाएंगे, है ना। तो ये दिखाता है कि आपके 2 साल की तैयारी का तो गेम है ही जेईई एडवांस, आपके लास्ट 3 महीने तो इंपॉर्टेंट है ही जेईई एडवांस में, लेकिन उस 6 घंटे में जब आप पेपर दे रहे हैं वहां पर आप कितना स्मार्टली क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है। या आप किस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है। तो बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत स्मार्टली प्ले करना है। हार्ड वर्क सारे लोग कर रहे हैं, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली भी इस एग्जाम को हैंडल करना है। अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर चैप्टर वाइज जो हमने ट्रेंड दिखाया था पिछले 15 साल का, 18 साल का, क्या वो ट्रेंड 2025 में फॉलो हुआ है? आइए केमिस्ट्री के साथ ये स्टार्ट करते हैं, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। हमने बताया था पी ब्लॉक को सबसे ज्यादा वेटेज दिया था। देखें यहां जो क्वेश्चन आया है, यहां भी पी ब्लॉक को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, 2 क्वेश्चन, लेकिन पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक। सॉल्ट एनालिसिस जो कि जेईई मेन के लिए बच्चे उतना ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, या बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस लगभग सेम नेचर का चैप्टर है। ब्लॉक केमिस्ट्री सॉल्ट नेचर सेम है चैप्टर का। सवाल देखिए कितने हो गए, 5। इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। बहुत सारे रिएक्शन सॉल्ट्स में यूज होते हैं जो कि डी ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं, है ना। दोनों एक नेचर का चैप्टर है, और अगर आप इनको अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं, 5 सवाल 17 नंबर यहीं से हो गए, आपका कट ऑफ तो यहीं से क्लियर हो गया। तो जो हमने पीछे पैटर्न दिखाया था, जो हमने हाईली वेटेज टॉपिक दिखाए थे, उसको जेईई एडवांस ने 2025 में भी रिपीट किया है। तो बहुत हद तक चांस है कि 2026 में भी रिपीट करें, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन स्ट्रेटाइज तो हम ऐसे ही करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी तो इसी पर बेस्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें, केमिकल बॉन्डिंग देखें, अगेन केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत सारी चीजें पी ब्लॉक, ये सब आपस में लिंक्ड है, लेकिन यहीं से सवाल आ रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को जो हाई वेटेज वाले थे, यहाँ पर 2025 में भी उसका ध्यान रखा गया, और 2026 में भी कमोबेश इसी तरह से, इसी टॉपिक से सवाल इसी तरह से आएंगे। पी ब्लॉक अपने आप में वास्ट चैप्टर, जाहिर सी बात है ज्यादा सवाल आएंगे। सॉल्ट एडवांस में पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें एमीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब तो है ही। कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव के इस साल बहुत सवाल पूछ लिए, और याद करें हमने कार्बोनिल कंपाउंड अलोंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये पूरा इंपॉर्टेंट माना था। ये पूरा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, 14 मार्क्स, है ना। इसके अलावा जीओसी है, एक क्वेश्चन है ना, पॉलीमर एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पॉलीमर तो आपने शायद जेईई मेन के लिए पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन पीओसी तो जरूर पढ़ा होगा, और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बायोमोलिक्यूल्स एक क्वेश्चन, है ना। एरोमेटिक्स एक क्वेश्चन, बाकी सब तो एक एक क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर। उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लास्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 सवाल आए थे और दोनों इजी थे, है ना। और एक और जगह यहाँ पर आयनिक से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर भी देखें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में से रखा ही था, है ना। थर्मो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से रखा था। तो इस तरह का क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कमोबेश वो चीजें फॉलो कर रहा है जी, है ना। इसी तरह से आप देखें फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, खूब सवाल, 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से। उसी तरह से बाकी चैप्टर्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट बोला था, 4 सवाल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियाई वाला जो पार्ट था लास्ट में हमने मेंशन किया था, 3 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से, है ना। ऑप्टिक्स वाला एक पार्ट हमने इंपॉर्टेंट बोला था, वहां से भी काफी सवाल। उसी तरह से मैथ में थोड़ा सा आते हैं, मैथ में वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट में तो था ही, और उसी तरह से मैथ में 2025 में पेपर 1 और 2 मिलाकर किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं वो सब यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा
कि जेई एडवांस में स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए। आपको जेई एडवांस लेवल की स्टडी मटेरियल हर जगह इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो मेंस का तो आपको हर जगह मिल जाएगा, नीट का आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जेई एडवांस में सिंसियर बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए उस तरह का कंटेंट बहुत लिमिटेड जगह पर ही आपको मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड और बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ और बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन के साथ, आप खुद डिसिप्लिन रहेंगे, रोज रोज पढ़ाई करेंगे, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जरूर बढ़िया करेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और आपके रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, आपको जेई एडवांस्ड में असिस्ट करने के लिए हमने जेई क्रैश कोर्स 2026 लॉन्च किया है। लास्ट चांस टू बूस्ट योर रैंक। आपको जो जो बात बताई गई वो सब यहाँ पर है, चाहे आप अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करना चाहते हैं या जेई एडवांस्ड में। ये अब वो टाइम नहीं है जब आप पूरा सिलेबस लेके बैठे और पूरा सिलेबस लेके रैंडम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। ये टाइम है स्मार्ट प्रिपरेशन की। ये टाइम है कि आप सेम मिस्टेक रिपीट ना करें। ये टाइम है कि जेई एडवांस के हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजी में चेंज लाएं, आप अपने स्ट्रेटेजी में शिफ्ट लाएं। यू नीड क्लियर स्ट्रेटेजी, नोट कंफ्यूजन। यहाँ पर आपको हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगे जिनको एक्सपोजर है कई सालों से जेई एडवांस्ड का प्रिपरेशन कराने का। उसके अलावा आपको यहाँ पर रैंक ओरिएंटेड पढ़ाई मिलेगी, जैसे कि हमने स्टार्ट ही किया था कि हमें किस रैंक को टारगेट करना है। आप जिस रैंक को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हाई वेटेज टॉपिक जैसा कि मैंने आपको चैप्टर दिखा दिया है, लेकिन उसके अंदर भी हम उसको टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एनालिसिस, एडवांस्ड के सिमिलर प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज में चेंज करके प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज के बेसिस पर रैंक बूस्टर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज के साथ एडवांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी लेकर आएंगे, है ना। और इसके अलावा शॉर्टकट्स दैट एक्चुअली वर्क्स, शॉर्टकट जैसा कुछ होता नहीं है। कई चीजें होता है कि अप्रोच को स्मार्ट बनाना है, यहाँ पर शॉर्टकट से बेटर है आप यूज करें स्मार्ट, या आप स्मार्टली कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। डेली प्रैक्टिस, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें हैं ही। मिनिमम समय में मैक्सिमम स्कोर कैसे टारगेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपके लिए एक क्रैश कोर्स प्लान किया गया है। और ये क्रैश कोर्स हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ फेब में स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी इसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं या जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और आगे जो स्टूडेंट अभी क्लास 11th में है या 10th में है और स्टार्टिंग से जेई एडवांस्ड को टारगेट कर रहे हैं, जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं, या कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग जल्द ही नया बैच, इसको हम लोग अभी अनाउंस नहीं करेंगे इसका डेट, मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि हम लोग जल्द ही नया बैच 9, 10, 11, 12 जेई नीट जो भी बच्चे हो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करते हुए सबके लिए इन डेप्थ थ्योरी और हाई स्टैंडर्ड की टीचिंग क्वालिटी को मेंटेन करते हुए बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग जेई क्रैश कोर्स, जो एडवांस्ड का क्रैश कोर्स है, उस पर फोकस्ड है। और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम तो ये बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी आगे आने वाली अनाउंसमेंट्स को लेके इंटरेस्टेड है, या ऐसे ही स्ट्रेटेजी और एनालिसिस वीडियोस या कुछ सब टॉपिक्स या टॉपिक्स मैं यूट्यूब पर कवर करता रहता हूँ बीच बीच में, उसके नोट्स या बाकी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रख। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बहुत बढ़िया से मेहनत करें और बढ़िया रैंक टारगेट करें और उसको अचीव करें।